सभी सुनने वालों का इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो एक तरह की खामोश क्रांति है। मतलब एक ऐसी चीज जो आधुनिक दुनिया के हर बड़े कॉरपोरेट फैसले के पीछे काम कर रही है। बिल्कुल सही कहा। और आज की हमारी इस चर्चा का जो पूरा आधार है वो रॉयल रिसर्च द्वारा प्रकाशित एक बेहद दिलचस्प लेख है। इस लेख का शीर्षक है रॉयल रिसर्च फ्रॉम रॉ डेटा टू स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस। हाँ, और ये लेख काफी विस्तार से चीजों को समझाता है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा का हमारा मुख्य मिशन या लक्ष्य ये समझना है कि कैसे आज के दौर की स्मार्ट कंपनियां कच्चे और हर तरफ बिखरे हुए डेटा को एक जादुई छड़ी की तरह घुमाकर ठोस और रणनीतिक फैसलों में बदल देती हैं। जो कि आज के समय में हर कंपनी की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। एकदम। इसे समझने के लिए हम एक बड़ा ही सीधा सा उदाहरण ले सकते हैं। देखिए, कच्चा डेटा बिल्कुल कच्चे तेल की तरह होता है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। है ना? मतलब जब तक कच्चा तेल जमीन के नीचे है या सिर्फ बैरल में भर के रखा हुआ है तो वो कोई मशीन नहीं चला सकता। लेकिन जो बिजनेस इंटेलिजेंस है या जिन्हें हम BI टूल्स कहते हैं, वे असल में आधुनिक दुनिया की वो रिफाइनरी हैं जो इस कच्चे डेटा को प्रोसेस करती हैं। हाँ, और उसे एक उच्च कोटि का ईंधन बना देती हैं। बिल्कुल, जिससे कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी हो या छोटा स्टार्टअप वो अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ सके। ये कच्चे तेल वाली एनालॉजी स्थिति को एकदम स्पष्ट कर देती है। रॉयल रिसर्च का ये लेख भी इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर देता है कि बिजनेस इंटेलिजेंस कोई नया तकनीकी बज़वर्ड नहीं है। हाँ, लोग अक्सर इसे सिर्फ एक फैंसी शब्द मान लेते हैं। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ IT विभाग के लोगों के इस्तेमाल की चीज है। लेकिन प्रतिस्पर्धा की इस गला काट दुनिया में ये कंपनियों के लिए सबसे धारदार रणनीतिक हथियार बन चुका है। यानी ये सिर्फ ग्राफ या चार्ट दिखाने तक सीमित नहीं है। एकदम सही। लेख के अनुसार BI का मुख्य उद्देश्य केवल जानकारी दिखाना नहीं है, बल्कि बेहतर और सटीक व्यावसायिक निर्णय लेने में सहायता करना है। इसके अंतर्गत वो सारी तकनीकें और रणनीतियां आ जाती हैं जो किसी भी संगठन को बाजार में होने वाले बदलावों से हमेशा 2 कदम आगे रखती हैं। लेकिन जब हम इस तकनीक के इतिहास को देखते हैं या इसके विकास पर नजर डालते हैं तो काफी हैरानी होती है। वो कैसे? रॉयल रिसर्च के लेख में उस पुराने दौर का जिक्र है जब BI सिस्टम बेहद जटिल हुआ करते थे। मतलब एक समय था जब ये सिस्टम केवल कंपनियों के IT विभाग के बंद तहखानों या कमरों तक सीमित रहते थे। हाँ, वो लेगेसी सिस्टम्स का दौर था। बिल्कुल। वहां बैठे कुछ विशेषज्ञ हफ्तों तक भारी भरकम कोडिंग करते थे और अंत में एक स्थिर या जिसे हम स्टैटिक रिपोर्ट कहते हैं वो निकाल कर देते थे। और समस्या ये थी कि उस रिपोर्ट में मौजूद डेटा तब तक पुराना हो चुका होता था। एग्जैक्टली। और उसमें अगर आपको कोई नया सवाल जोड़ना हो या कोई बदलाव करना हो तो वो लगभग असंभव ही होता था। फिर से हफ्तों का इंतजार करना पड़ता था। अतीत की वो व्यवस्था आज के इस तेज रफ्तार व्यापारिक माहौल में बिल्कुल काम नहीं कर सकती। लेख में ये बात प्रमुखता से उभारी गई है कि तकनीक के विकास के साथ BI टूल्स में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। मतलब अब चीजें काफी बदल चुकी हैं। बहुत ज्यादा। आज के आधुनिक BI टूल्स न केवल बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो गए हैं, बल्कि उनकी डेटा प्रोसेस करने की जो क्षमता है वो अकल्पनीय रूप से बढ़ गई है। तो अब ये केवल IT विशेषज्ञों की जागीर नहीं रहे। बिल्कुल नहीं। आधुनिक सिस्टम की सबसे बड़ी रणनीतिक खासियत यह है कि वे भारी मात्रा में डेटा को बिना किसी रुकावट के संभाल सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे रियल टाइम जानकारी प्रदान करते हैं। यानी बिल्कुल उसी क्षण की जानकारी। हाँ, अब हफ्तों का इंतजार नहीं करना पड़ता। स्क्रीन पर डेटा पल पल बदलता रहता है। ये तो बहुत ही प्रभावशाली है। तो आइए से समझते हैं, क्या आप इस पूरी प्रक्रिया को कदम दर कदम समझा सकती हैं कि आखिर ये बिखरा हुआ कच्चा डेटा एक मूल्यवान जानकारी में बदलता कैसे है? बिल्कुल। लेख में डेटा के इस पूरे सफर को बहुत ही तार्किक रूप से समझाया गया है। अगर हम इस सफर की शुरुआत देखें तो सबसे पहला कदम है डेटा कलेक्शन और इंटीग्रेशन। मतलब डेटा को इकट्ठा करना। हाँ, आज के समय में किसी भी संगठन का डेटा किसी एक जगह पर नहीं होता है। ये तो है। कुछ डेटा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होगा तो कुछ ग्राहकों के CRM सिस्टम में और कुछ बिक्री की एक्सेल शीट में या फिर सप्लाई चेन के सॉफ्टवेयर में।
तो आधुनिक बीआई टूल्स सबसे पहले इस पूरे बिखरे हुए इकोसिस्टम से डेटा को खींचकर एक केंद्रीय सिस्टम में लाते हैं। ये तो बहुत ही उलझावा काम लगता है, मतलब इतने अलग-अलग स्रोतों से डेटा लाना। है तो, लेकिन इस इंटीग्रेशन के बिना आगे का कोई भी काम संभव नहीं है। और इसके तुरंत बाद जो दूसरा चरण आता है, वो शायद पूरी प्रक्रिया का सबसे नाजुक हिस्सा है। अच्छा, वो क्या है? वो है डेटा की सफाई, या जिसे डेटा क्लींजिंग कहते हैं। सफाई क्यों जरूरी है? देखिए, ये कोई सामान्य काम नहीं है। जब अलग-अलग स्रोतों से डेटा आता है तो उसमें भारी विसंगतियां होती हैं। जैसे नाम की स्पेलिंग गलत हो सकती है, कुछ एंट्रीज डुप्लीकेट हो सकती हैं, या कुछ कॉलम्स तो पूरी तरह से खाली ही हो सकते हैं। ओह, मतलब कच्चा डेटा काफी गंदा होता है। बहुत ज्यादा। और लेख इस बात पर कड़ी चेतावनी देता है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी अगर कचरा अंदर जाएगा तो कचरा ही बाहर आएगा। बिल्कुल। अगर सिस्टम में डाला गया कच्चा डेटा ही अशुद्ध होगा तो उससे निकलने वाले स्ट्रेटेजिक फैसले किसी भी कंपनी को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, और यही कारण है कि उन्नत बीआई टूल्स में अब मशीन लर्निंग का उपयोग करके स्वचालित डेटा सफाई की सुविधा दी जाने लगी है। हाँ, तकनीक ने इसे आसान कर दिया है। मतलब ये टूल्स अब मैनुअल तरीके से गलतियां नहीं सुधारते, बल्कि वे पैटर्न समझकर खुद ब खुद लाखों डेटा पॉइंट्स को कुछ ही सेकंड में साफ कर देते हैं। एकदम सही। और एक बार जब ये डेटा पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, तब आता है तीसरा चरण, और यहीं से असली काम शुरू होता है, यानी विश्लेषण या एनालिसिस। तो इस चरण में असल में क्या होता है? इस चरण में बीआई टूल्स डेटा के भीतर छिपे उन रुझानों, पैटर्न और सहसंबंधों को खोज निकालते हैं जिन्हें इंसानी आंखें कभी नहीं देख सकती। ये वो जगह है जहां कच्चा डेटा अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। क्या बात है! यहाँ वर्णनात्मक आंकड़ों से लेकर जटिल एल्गोरिदम तक का उपयोग किया जाता है। संगठन ये तय करते हैं कि उन्हें किस प्रकार की अंतर्दृष्टि चाहिए। मतलब जैसे वे ये जानना चाहते हैं कि पिछले साल बिक्री क्यों घटी? हाँ, या वे ये समझना चाहते हैं कि किसी खास इलाके में उनका उत्पाद क्यों सफल हो रहा है। विश्लेषण के तरीके पूरी तरह से इसी बात पर निर्भर करते हैं कि कंपनी के व्यावसायिक लक्ष्य क्या हैं। समझ गया। लेकिन जब विश्लेषण पूरा हो जाता है तो उस जटिल गणितीय जानकारी को आम लोगों के समझने लायक बनाना भी तो एक बड़ी चुनौती होगी। बहुत बड़ी चुनौती है। और यहीं पर चौथा चरण आता है, विजुअलाइजेशन और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स का। यह इस पूरी प्रक्रिया को बेहद आकर्षक बना देता है। हाँ, लाखों पंक्तियों वाली उबाऊ स्प्रेडशीट को देखना किसे पसंद है? बिल्कुल। तो ये टूल्स कुछ ही क्लिक में उस उबाऊ डेटा को रंग-बिरंगे चार्ट, हीट मैप और इंटरैक्टिव ग्राफ में बदल देते हैं। लेख स्पष्ट करता है कि मानव मस्तिष्क संख्याओं की तुलना में दृश्यों को बहुत तेजी से प्रोसेस करता है। इसी वजह से शायद बोर्डरूम की बैठकों में ये डैशबोर्ड इतने प्रभावी होते हैं, सब कुछ तुरंत समझ आ जाता है। हाँ, और डैशबोर्ड की सबसे बड़ी खूबी उनका इंटरैक्टिव होना है। मतलब वे सिर्फ एक तस्वीर नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये कोई स्थिर तस्वीर नहीं है। हितधारक किसी भी ग्राफ के एक खास हिस्से पर क्लिक करके उसके पीछे के मूल डेटा तक पहुंच सकते हैं। तकनीकी भाषा में इसे ड्रिल डाउन करना कहते हैं। ये तो बहुत ही शानदार है। और इसका पांचवा और आखिरी चरण क्या है? जरिए पूरे संगठन में तुरंत साझा किया जा सकता है। इससे तो बहुत समय बचता होगा। हाँ, ये गति सुनिश्चित करती है कि कंपनी का हर विभाग, चाहे वो मार्केटिंग हो, एचआर हो या फाइनेंस, सब एक ही पेज पर हो और एक ही डेटा के आधार पर काम कर रहे हो। चलिए, ये तो हुई डेटा के सफर और बुनियादी प्रक्रिया की बात। लेकिन रॉयल रिसर्च के लेख का जो हिस्सा सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है आधुनिक बीआई के उन्नत कॉन्सेप्ट्स। एडवांस कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं आप? हाँ, जैसे जब बात प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स यानी भविष्यवाणी करने की कला की आती है तो ये तकनीक अपने सबसे शक्तिशाली रूप में नजर आती है। बिल्कुल, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स ने व्यापार करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। ये केवल अतीत का विश्लेषण नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक डेटा और सांख्यिकीय एल्गोरिथम्स का उपयोग करके ये बताना है कि भविष्य में क्या होने वाला है। ये जोखिमों का पहले से आकलन करने और नए अवसरों को उनके पैदा होने से पहले ही पहचान लेने की गजब की क्षमता देता है। लेख में खुदरा उद्योग यानी रिटेल का एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो जैकेट वाला उदाहरण। बिल्कुल। उस उदाहरण को अगर गहराई से देखें तो वो बताता है कि कैसे एक रिटेलर महज अंदाजे पर काम करना बंद कर सकता है। मतलब मान लीजिए कि कोई कपड़ों का ब्रांड है,
प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स न केवल पिछले वर्षों की सर्दियों की बिक्री का विश्लेषण करेगा, बल्कि वो मौसम की वर्तमान भविष्यवाणियां, सोशल मीडिया पर चल रहे मौजूदा ट्रेंड्स और यहां तक कि वैश्विक सप्लाई चेन की स्थिति को भी एक साथ मिलाकर देखेगा। सब कुछ एक साथ। हाँ, और इस समग्र विश्लेषण के आधार पर सिस्टम भविष्यवाणी कर सकता है कि अगले महीने किसी खास रंग के जैकेट की मांग अचानक 40% तक बढ़ने वाली है। और इस जानकारी के साथ वो ब्रांड मांग बढ़ने से हफ्तों पहले ही अपना इन्वेंट्री स्टॉक तैयार कर सकता है। बिल्कुल, स्टॉक खत्म होने का कोई डर नहीं। और इसके साथ ही रियल टाइम एनालिटिक्स की अहमियत को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, आज के समय में तो एक एक सेकंड कीमती है। आज का कारोबारी माहौल इतनी तेजी से बदलता है जी कि कल का डेटा आज किसी काम का नहीं रहता। जी रियल टाइम एनालिटिक्स ये सुनिश्चित करता है कि डेटा के उत्पन्न होते उसका विश्लेषण हो जाए। विशेषकर कुछ खास क्षेत्रों में। हाँ, जैसे वित्त और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में जी वहाँ फैसले सेकंड के हजारवें हिस्से में लिए जाते हैं। वहाँ रियल टाइम डेटा शाब्दिक रूप से लाखों डॉलर या इंसानी जान बचाने का काम करता है। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग भी तो इसका एक उदाहरण है ना? बिल्कुल, स्टॉक मार्केट में एल्गोरिदम ट्रेडिंग इसका एक ज्वलंत उदाहरण है, जहां रियल टाइम डेटा के आधार पर स्वचालित सिस्टम पलक झपकते ही शेयर खरीदते या बेचते हैं। कमाल है। अच्छा, लेख में एक और चीज का जिक्र है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। ये तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। जी प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण या जिसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी कहते हैं। हाँ, एनएलपी ने तो क्रांति ही ला दी है। ये तकनीक उन लोगों के लिए सच में एक वरदान है जो कोडिंग या डेटाबेस की भाषा नहीं जानते। मतलब पारंपरिक रूप से डेटा से कोई भी जानकारी निकालने के लिए एसक्यूएल जैसी भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी था। लेकिन एनएलपी के आने से ये बाधा पूरी तरह खत्म हो गई है। इसकी कार्यप्रणाली बेहद दिलचस्प है। ये सिस्टम को हमारी भाषा समझाती है, राइट? हाँ, ये बीआई सिस्टम को इंसानों की आम बोलचाल की भाषा समझने के काबिल बनाती है। इसके कारण संगठन के भीतर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सेल्स मैनेजर हो या एचआर एग्जीक्यूटिव, वो सिस्टम से सामान्य भाषा में सवाल पूछ सकता है। जैसे कोई पूछ सकता है कि पिछले महीने एशियाई बाजार में हमारे सबसे ज्यादा बिकने वाले उत्पाद कौन से थे। बिल्कुल, और सिस्टम इस आम भाषा वाले सवाल को खुद ब खुद एक जटिल डेटाबेस क्वेरी में बदलता है, विश्लेषण करता है और एक सुंदर चार्ट के रूप में उत्तर आपके सामने प्रस्तुत कर देता है, बिना एक भी लाइन कोड लिखे। हाँ, लेख के अनुसार यही वो जगह है जहां डेटा तक पहुंच का सही मायनों में लोकतंत्रीकरण या डेमोक्रेटाइजेशन होता है। और डेटा के इसी लोकतंत्रीकरण को मोबाइल बीआई और भी एक कदम आगे ले जाता है। मोबाइल बीआई की वजह से फैसले लेने में कभी देरी नहीं होती। आज की दुनिया में काम केवल ऑफिस के डेस्क तक तो सीमित है नहीं। स्मार्टफोन और टैबलेट पर पूरे बीआई डैशबोर्ड तक पहुंच होने का सीधा सा मतलब है कि एक ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजर हवाई अड्डे पर बैठे बैठे भी शिपमेंट के रियल टाइम डेटा की निगरानी कर सकता है और वहीं से तत्काल फैसले भी ले सकता है। इस तरह की पहुंच और गतिशीलता ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में आने वाली देरी को लगभग खत्म कर दिया है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है जो लेख में उठाया भी गया है, टूल्स के चुनाव को लेकर। हाँ, जब कोई संगठन इन तकनीकों को अपनाने जाता है तो उसे कौन सा टूल चुनना चाहिए। बाजार में तो कई तरह के बीआई सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। लेख प्रमुखता से 4 ऐसे टूल्स का निष्पक्ष विश्लेषण करता है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। उन टूल्स में सबसे पहला और जाना माना नाम आता है टैब्यू का। हाँ, टैब्यू। डेटा विजुअलाइजेशन की दुनिया में इसे अक्सर एक मानक या गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? इसका ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस। ये बेहद जटिल डेटा सेट्स को भी कुछ ही मिनटों में शानदार और आसानी से समझ में आने वाले विजुअल्स में बदल देता है। जो संगठन डेटा की कहानी को बेहतरीन ग्राफिक्स और चार्ट्स के जरिए बताना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। और सूची में दूसरा प्रमुख टूल पावर बीआई है। जी, माइक्रोसॉफ्ट का उत्पाद होने के नाते इसकी सबसे बड़ी रणनीतिक बढ़त यह है कि यह माइक्रोसॉफ्ट के पूरे इकोसिस्टम के साथ बहुत आसानी से जुड़ जाता है, जैसे एक्सेल, एजोर और टीम्स के साथ। बिल्कुल, जिन संगठनों का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट पर आधारित है, उनके लिए पावर बीआई को लागू करना बहुत ही स्वाभाविक और लागत प्रभावी कदम होता है। इसके बाद लेख में क्लिकसेंस का भी काफी विस्तार से जिक्र किया गया है। क्लिकसेंस की एक बहुत ही अनूठी विशेषता है जिसे एसोसिएटिव डेटा इंडेक्सिंग कहा जाता है। ये बाकी टूल से कैसे अलग है? देखिए, पारंपरिक डेटाबेस एक सीधी और रैखिक दिशा में काम करते हैं। मतलब जहां अगर आप किसी एक चीज को खोजते हैं तो बाकी जानकारी छुप जाती है।
लेकिन एसोसिएटिव इंडेक्सिंग डेटा के हर एक बिंदु को एक दूसरे से जोड़ के रखती है। इसका फायदा क्या होता है? इस एसोसिएटिव क्षमता का फायदा ये है कि ये उपयोगकर्ताओं को किसी पूर्व निर्धारित रास्ते पर चलने के लिए मजबूर नहीं करती। विश्लेषण के दौरान ये अक्सर उन चीजों को भी उजागर कर देती है जो डेटा में मौजूद नहीं है। जो मौजूद नहीं है, ये तो बहुत अनोखा है। हाँ, और व्यावसायिक नजरिए से कभी-कभी वो जानकारी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जो गायब है। ये डेटा के छिपे हुए सुरागों को खोजने के लिए एक बेहतरीन तकनीक है। और चौथा प्रमुख टूल है लुकर, जो कि अब गूगल क्लाउड का हिस्सा है। लुकर की कार्यप्रणाली बाकी टूल से थोड़ी अलग है क्योंकि ये डेटा मॉडलिंग पर बहुत ज्यादा जोर देता है। इसका अपना एक ढांचा भी है ना, लुक एमएल नाम का? बिल्कुल, लुक एमएल पूरे संगठन के लिए व्यावसायिक नियमों को एक ही जगह पर परिभाषित करने की सुविधा देता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि अगर मार्केटिंग टीम राजस्व या रेवेन्यू का कोई आंकड़ा देख रही है तो वो बिल्कुल वैसा ही हो जैसा फाइनेंस टीम देख रही है। मतलब डेटा को लेकर संगठन के भीतर कोई विरोधाभास या कंफ्यूजन नहीं रहता। एकदम सही। लेकिन इन सभी अत्याधुनिक टूल्स और तकनीकों के होने के बावजूद लेख एक बहुत ही जमीनी हकीकत की ओर भी ध्यान खींचता है। चुनौतियों की तरफ। हाँ, तकनीक का मौजूद होना ही काफी नहीं है। जब कोई संगठन असल दुनिया में इन बीआई सिस्टम को लागू करने की कोशिश करता है तो उसे कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने बस सॉफ्टवेयर खरीदा और रातों रात आपकी कंपनी डेटा संचालित हो गई। बिल्कुल। तो अगर सब कुछ इतना आसान है तो हर कंपनी इसका सही इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही है? मुख्य बाधाएं क्या हैं? चुनौतियों की बात करें तो खराब डेटा क्वालिटी की समस्या सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। जैसा कि हमने पहले देखा, अगर वर्षों से फाइलों में दर्ज डेटा गलतियों से भरा है तो कोई भी आधुनिक टूल उसे अपने आप चमत्कारिक रूप से सही नहीं कर सकता। इसके लिए तो एक मजबूत डेटा गवर्नेंस नीति की ही आवश्यकता होगी। हाँ, इसके अलावा पुराने लेगेसी सिस्टम को नए क्लाउड आधारित बीआई टूल्स के साथ एकीकृत करना तकनीकी रूप से बहुत ही जटिल प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है तकनीकी चुनौतियों से परे एक और बहुत बड़ी बाधा है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। आप किस बाधा की बात कर रहे हैं? मनोवैज्ञानिक चुनौती, यानी बदलाव का विरोध या रेजिस्टेंस टू चेंज। ओह, बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ी समस्या है। किसी भी कंपनी में जब कोई नया सिस्टम लाया जाता है तो कर्मचारियों में एक स्वाभाविक हिचकिचाहट होती है। मतलब जो लोग सालों से एक्सेल शीट पर काम कर रहे हैं उनके लिए अचानक एक नए और जटिल डैशबोर्ड पे शिफ्ट होना डरावना हो सकता है। वे अक्सर ये महसूस करते हैं कि ये नई तकनीक उनके काम को आसान बनाने के बजाय उनके लिए एक नई मुसीबत है। तो इसका समाधान क्या है? रॉयल रिसर्च का लेख इस पे क्या कहता है? लेख इस समस्या के समाधान पर बहुत विस्तार से बात करता है। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए तकनीकी तैयारी से ज्यादा संगठनात्मक तैयारी की जरूरत होती है। किसी भी बीआई समाधान को लागू करने से पहले प्रबंधन को अपने व्यावसायिक लक्ष्यों और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी केपीआईज को बहुत स्पष्ट रूप से पहले ही तय कर लेना चाहिए। मतलब बिना दिशा के किसी टूल को लागू करना सिर्फ पैसे की बर्बादी है। बिल्कुल। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच करना और कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर भारी निवेश करना अनिवार्य है। जब तक लोग ये नहीं समझेंगे कि ये नया टूल उनके रोजमर्रा के काम को कैसे आसान बनाएगा, तब तक वे इसे दिल से नहीं अपनाएंगे। और सबसे जरूरी बात, एक डेटा संचालित संस्कृति यानी डेटा ड्रिवन कल्चर बनाना है ना? एकदम सही। इसका मतलब है कि कंपनी में शीर्ष नेतृत्व से लेकर निचले स्तर तक हर फैसले को डेटा और तथ्यों के आधार पर तौलने की आदत डाली जाए। अंतर्ज्ञान या केवल अनुभव के आधार पर लिए गए फैसलों की जगह डेटा द्वारा प्रमाणित फैसलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हाँ, यही सफलता की कुंजी है। तो अगर इस पूरी चर्चा का सार निकाला जाए तो हमारे सुनने वालों के लिए मुख्य निष्कर्ष क्या होंगे? रॉयल रिसर्च का ये लेख एक बात बिल्कुल साफ कर देता है कि बिजनेस इंटेलिजेंस सिर्फ कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स या सुंदर डैशबोर्ड्स का समूह नहीं है, बल्कि ये डेटा को सामरिक शक्ति में बदलने की कला है। बिल्कुल। आज के समय में जो संगठन अपने डेटा को समझ नहीं सकते, वे अनिवार्य रूप से उन प्रतिस्पर्धियों से पीछे रह जाएंगे जो डेटा का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर भविष्य की झलक देखें तो ये तकनीक और भी अधिक परिवर्तनकारी नजर आती है। हाँ, लेख के अंतिम हिस्से में ये स्पष्ट किया गया है कि आने वाला समय और बिजनेस इंटेलिजेंस का भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग
और बिग डेटा के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। ये चीजें बीआई टूल्स को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देंगी। आने वाले समय में बीआई टूल्स केवल ये नहीं बताएंगे कि क्या हुआ था या क्या होने वाला है, बल्कि वेब प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के जरिए ये भी सुझाव देंगे कि किसी समस्या से निपटने के लिए संगठन को सटीक रूप से क्या कदम उठाने चाहिए। बिग डेटा के साथ इन तकनीकों का एकीकरण बीआई को सच में एक अभूतपूर्व स्तर पर ले जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। आज की इस चर्चा में हमने विस्तार से देखा कि कैसे एआई और मशीन लर्निंग बीआई टूल्स को इतने शक्तिशाली बना रहे हैं कि वे भविष्य की अचूक भविष्यवाणी करने और समाधान सुझाने में सक्षम हो रहे हैं, जो कि व्यापार जगत के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले हमारे सुनने वालों के लिए एक गहरा और विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहूंगा, जो इसी भविष्यवादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। वो क्या है? जरा सोचिए, अगर भविष्य में ये बीआई सिस्टम इतने उन्नत, स्मार्ट और स्वायत्त हो जाएं कि वे व्यवसाय के सारे फैसले, मतलब मार्केटिंग बजट तय करने से लेकर हायरिंग और सप्लाई चेन तक खुद ही लेने लगे, तो क्या व्यापार की दुनिया में इंसानी गट फीलिंग या जो हमारा सहज ज्ञान होता है, उसकी कोई जगह बचेगी? ये सोचने वाली बात है। क्या वर्षों के तजुर्बे या इंसानी अंतर्ज्ञान का कोई मोल रह जाएगा? क्या नेतृत्व का मतलब सिर्फ एक स्क्रीन पर चमकते हुए सुझावों पर यस या नो क्लिक करना रह जाएगा? या फिर पूरा का पूरा व्यापार केवल एक निर्जीव और पूरी तरह से अनुमानित गणितीय समीकरण बनकर रह जाएगा? तकनीक और मानवीय अनुभव के बीच का ये संतुलन भविष्य में कैसा दिखेगा, इस बारे में जरूर सोचिएगा। बहुत ही गहरा सवाल है ये। तो इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। इसमें शामिल होने और इस वैचारिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार एक नए विषय और नई जानकारियों के साथ फिर मुलाकात होगी।